दक्ष आ गया है, ठीक है चलो। आयुष भी आ गया है, शाबाश। मुझे दिखाया करो भाई तुम लोग, हाय हेलो कुछ तो बोला करो, ठीक है। चलो ठीक है। तो आज बेसिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स आज का टॉपिक रहेगा। बट उससे पहले हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सेस रह गए थे बनाने, उसको कंप्लीट कर लें फटाफट। बोलो क्या कहते हो? फिर उसके Yes, बाद अपन ma'am. मेटल कार्बोनिल इनके क्वेश्चन लगवा के छुट्टी तुम लोगों की, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये अपने 3 कॉम्प्लेक्स रह गए थे, फटाफट इसको बना लेते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स जो आज का है वो है MAB2 टाइप का है। AB क्या दिखा रहा है? वही बाइडेंटेट दिखा रहा है, हैविंग 2 डिफरेंट डोनर एटम, एंड B तुम्हारा मोनोडेंटिक। तो आई होप आप लोगों ने घर पे बनाए हो, नहीं बनाया तो अभी बनाओ। चलो कैसे बनाओगे, इसमें क्या करोगे? एक बार एक काम करते हैं, बीबी को सिस पे ले लो, एक बार बीबी को ट्रांस पे ले लो, क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ढंग का बना दूं। चलो बनाओ। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, बीबी को सिस पे लगा देती हूँ। लगा दिया, देखो बीबी को सिस पे। इसको कैसे लिखोगे? ए बी, ए बी, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो अभी बी के सामने ए है, हम एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बना लेते हैं जहाँ पे बी के सामने क्या होगा? कैपिटल बी। कर सकते हैं ना? बाकी सारा सेम रखिए, क्योंकि आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आराम से बनाओ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे हो जाएगा बी। बन गया। और कैसे बन सकता है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो ए के सामने बी है, ए के सामने ए है, एक हम बना देते हैं जहाँ पे बी के सामने बी हो। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसी तरीके से आप लोगों को भी सोचना है। हो सकता है कोई मेरे से अलग सोचता हो, बट अगर आप ये बना पा रहे हैं तो ठीक है। तो बी के सामने मैंने क्या बोला? बी रख देते हैं। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे बी आ जाएगा। कितने बन गए मेरा बेटा? 3 बन गए। चल फोर्थ क्या बनाओगे? बीबी को ट्रांस पे लगा दो, बाकी देख लेंगे कुछ रह जाएगा तो। ए बी, ए बी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? ए के सामने ए है, मैं एक ऐसा बना देती हूँ जहाँ पे ए के सामने बी हो। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. बताओ। इसके अलावा कुछ और किसी को दिख रहा है तो सोच सकते हो तुम लोग। शिखा तो अच्छा आई हुई है। उसनवाज लेट हो गया बेटा। ए बी सिस में कहा लिया मैंने? अच्छा, हाँ, ए बी को मेरा बेटा जब भी आप बाइडेंटेट लिगेंड लगाते हैं तो ध्यान रखना उनको एडजेसेंट पोजीशन पे लगाना होता है। आप ऐसे नहीं करेंगे ए और बी का ऐसे करके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। जो रिंग बनेगी वो कैसे बनेगी? आप एडजेसेंट पोजीशन पे ले रहे हो ए और बी को। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो मैंने हर किसी में ए और बी को एडजेसेंट पोजीशन पे लगाया। ऐसा नहीं है ए ये ले रही हूँ, बी ये ले रही हूँ और वहां पे रिंग बना रही हूँ, है ना। ऐसा मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं किया, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हुस्नवाज बेटा थोड़ा सा टाइम पे आओ। हुमेरा, यू ऑल्सो, ठीक है। बन गए क्या? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद अपन चेक करते हैं। 5 तो ज्योमेट्रिकल बन गए। नाउ वी हैव टू चेक विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। और बाकी सारे देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जो नहीं हो रहा था, चल कोई बात नहीं, मेरे को बता दिया करो, ठीक है। या स्नेह मैम को डायरेक्ट कॉल घुमा दिया करो तुम, ठीक है, जब भी अगर ज्वाइन नहीं हो रहा होता तो ये आप देख लो पहले जो 3 बने हैं वो ऑप्टिकली आपके एक्टिव हैं, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं। देख रहे हो वहां पे कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कहीं से भी तुम प्लेन पास करो नहीं होगा। अगर किसी का दिमाग ये चल रहा है जो कि पिछले बैच में बच्चों का चल रहा था, मैम यहाँ से पास कर दे, यहाँ से कैसे करोगे? रिंग बनी हुई है ना, रिंग बनी हुई है, तो आपका प्लेन यहाँ पे पास नहीं होगा। तो दिख रहा है आपको कितने ऑप्टिकली एक्टिव है मेरा बेटा? सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 5 तुम्हारे ज्योमेट्रिकल हो जाएंगे, 6 आपके वैसे वो बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें से 3 ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल वाले का ही पार्ट है। तो यहाँ पे टोटल आपके 8 बन जाएंगे। ठीक है जी, टोटल 8 बन जाएंगे। आगे चलूं, चलो ये Yes, वाला ma'am. बनाइए, तब तक मैं, करो एक बार ये वाला बना के देखो, 5 बन रहे हैं क्या, फिर मैं बनाती हूँ। देखो कैसे बनाओगे। अब इसमें क्या करें, बीसी को सिस पे ले लो और एक बार बीसी को ट्रांस पे ले लो। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. लो फिर चलो आओ। और मैं जो आज टॉपिक करा रही हूँ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा उसका इतना, तो इम्पोर्टेंट आज की क्लास। ठीक है चलो, अब ए बी को कैसे लगाएं, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, ए बी और ए बी। ठीक है, मैं जान करके इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आगे मेरे लिए ना कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लिकेट कर दूं मैं इनको मॉलिक्यूल्स को। और कैसे बना सकते हो मेरा बेटा। अब एक काम करते हैं, बी के सामने अभी कैपिटल ए है, अब बी के सामने हम कैपिटल बी बना दे। बोलो, बाकी सबको सेम रख देते हैं। ठीक है, तो ए के सामने बी आ गया, ए के सामने ए आ गया, क्या रह गया। अरे बोलो जागो, है सी बी। कितने बन गए, 3। अब क्या करें, अब क्या करें, बीसी को ट्रांस पे ले लो, ए बी ए बी। अभी ए के सामने ए है ना, अब एक ऐसा बना लो जहां पे ए के सामने क्या होगा, बी होगा। B. क्लास में रेगुलर रहो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री सबसे खराब सब्जेक्ट लगेगा, मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर नहीं है क्लास में, ट्राई टू बी रेगुलर, वरना आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी, तुम लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे, मैं बता दे रही हूँ, अगर रेगुलर नहीं रहे तो। और अगर किसी प्रॉब्लम, किसी रीजन की वजह से क्लासेस नहीं लगा पा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग देख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट क्लास में रेगुलर रहो और आपने देख रखी हो रिकॉर्डिंग, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चलो, बन गए। अब देखो और पॉसिबल है क्या कोई। एक काम करते हैं, ऐसा भी तो बना सकते हैं ना, पोजीशन चेंज कर दो, सीबी को ले लो यहाँ पे, देखो कर सकते हैं ना। Yes, ma'am. Ma'am. तो यहाँ पे सी के साथ ए बना दो, बी के साथ ए बना दो, देखो सेम तो नहीं बना दिया मैंने कहीं, ध्यान से देखिए। मैं भी देख रही हूँ, तुम भी देखो, बी के साथ बी, सी के साथ, हाँ ठीक है। हम ठीक है। हो गया, 5 बन गए, सॉरी 6 बन गए। अब देखो कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं और कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो कौन सा देखें हम, ये देखो कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बताओ जल्दी। ये वाला है, अगर बताओ, या कोई Fifth है वाला. ही। हाँ जी, कौन से वाला है, Fifth वाला. 5th वाला है। ठीक है, कैसे प्लेन पास करोगे, मैम Y एक्सिस वाला. वाई एक्सिस वाला। हम जो ऊपर B और C कट जाएंगे तो A B हो जाएंगे. हाँ आप ये वाला बोल रहे हो ना। Yes, मैम. देखो ठीक है, यहाँ पे ए के सामने ए है, बी के सामने आपका बी है, देख पा रहे हो। Yes, ma'am. ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाकी सारे में देखो और कहीं से भी नहीं पास होगा, बेशक तुम करा के देखो। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी और ये भी। बाकी पांचों के पांचों ऑप्टिकली एक्टिव है, सिर्फ ये वाला होगा। ये वाला प्लेन पास कर दो, ए के सामने ए आएगा, बी के सामने आपका बी आएगा।
ठीक है जी, यस मैम। ओके, हो जाएगा। 11 बन जाएंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर फिर इन दैट केस। बताओ प्रॉब्लम है तो किसी को। ठीक है, हो गया। अभिषेक, अभिषेक लेट आया। नो मैम। अच्छा, जल्दी आ गया था, ठीक है, ओके। जो बच्चे लेट आए हैं वही देख लो, मेरे को एक तो बच्चे ज्यादा ना पता नहीं चलता कौन जल्दी आया कौन लेट आया। चलो चलो आगे। यस Yes, मैम। यस मैम। चलो ये बनाओ, MAB B2C2। बनाओ, कैसे करोगे? एक बार BC को सिस पे लगा लो, एक बार क्या करोगे, ये ऐसे कर लो, BC को ट्रांस पे लगा लो एक बार, एक बार क्या करो, BB को ट्रांस पे लगा लो, और एक बार CC को लगा लो। बोलो हाँ के ना। yes, यस ma'am. मैम। चलो करें फिर, आओ बनाओ। चलो सबसे पहले मैं BC को लगा रही हूँ ट्रांस पे, ठीक है, ये लो, AB AB, ठीक बात है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो और बताओ, BC को ट्रांस पे लगा लिया, मैम और क्या एबी कर ना सकते हैं? एक बारी है। मैं एबी सिंगल है। मैम अच्छा, एबी अरे एक बारी ही है। अरे हाँ, मैं 2 लगा लिया, यहाँ पे फिर BB लगा लो ना, B, और यहाँ पे C। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? एक बार क्या करो, BB AB को ट्रांस पे लगा लो, है ना, और यहाँ पे AB, और यहाँ पे फिर CC आ जाएगा। एक बार क्या करो, CC को लगा लो, बोलो। यस मैम। ओके, अब क्या इसमें चेंज कर सकते हैं क्या? ऊपर B ले जाओ, नीचे A ले जाओ, ये कर दूं, देखो डिफरेंट बन जाएगा कुछ। यस मैम। C के साथ अपना A था और C के साथ B था, मैंने क्या किया, C के साथ A वाला बना दिया और B के साथ A। इनके साथ नहीं कर सकते आप, सेकंड और थर्ड के साथ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि चाहे बेशक आप B और A को चेंज भी कर दोगे तो भी उसके सामने B ही आएगा, है ना। तो यही टोटल जो है आपके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही बनेंगे, यही पॉसिबल है। अब देखो इसमें से ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, पहला और लास्ट वाला। देखो कहीं से प्लेन पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिकल, 2 ऑप्टिकल हो जाएंगे, है तो 4, है ना, लेकिन जिसमें से 2 ऑलरेडी GI का पार्ट है, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 6 बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम, चलें आगे। अब लास्ट यस तुम्हारा मैम। आज की क्लास का टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, हाँ मेरा बेटा, हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हेडिंग डालोगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं दी हुई हैं जो मैं आज कराने वाली हूँ। लेकिन बोला ये जाता है कि इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से आता है, जो कि बात सच है। बट व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना इस वाले टॉपिक से, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो मुझे करवाने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है तो आपको, जो मैं क्लास में करा रही हूँ वो तुम्हारे सिलेबस में है, जो मैं नहीं करा रही हूँ वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अगर मान लो कोई चीज मुझे नहीं करवानी है, जो मुझे लग रहा है इजी है, जो तुम खुद कर सकते हो, मैं बता दूंगी,
बट ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं करवाऊं वो चीज, स्पेशली 12th क्लास का तो मैं एक एक चीज आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे मैं बोलती जा रही हूँ, लिखते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चन करो, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, नया टॉपिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है मेरा बच्चा? ऑर्गेनो मतलब होता है ऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक में आप कार्बन पढ़ते हो, मतलब कार्बन केमिस्ट्री पढ़ते हो, कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हो। मेटेलिक का मतलब क्या होता है? मेटल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वही होते हैं बेटा जिसमें एटलीस्ट एक मेटल कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, तभी आप उसको बोल पाएंगे कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अदरवाइज आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, बोलो हाँ के ना। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, होता क्या है मेरा बेटा इसमें, जो आपको पता है बेटा, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अगर मैं मेटल और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या होगा ना, यहाँ पे इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लिगेंड क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो देने के लिए मेटल को। अब मेटल तो भैया थेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। किससे लेगा? किसी ऐसे बंदे से लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो कार्बन वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो करें Yes, फिर, ma'am. एटलीस्ट वन बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन मेटल एंड कार्बन, देन यू कैन से दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, चलो अब मैम कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? तो आपके दो टाइप के आपको पढ़ने हैं। कौन से? आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ऑर्गेनोलिथियम, आर नेगेटिव Li पॉजिटिव। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो मैंने ये यूज किया था कहीं पे, RLi। अगर किसी को याद है तो, नहीं याद है तो इट्स ओके, हम पढ़ लेंगे 12th में। ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा नहीं हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब 12th में वैसे तो होता है बट 12th में इतना नहीं पढ़ाया जाता। तो आर क्या है मेरा बेटा? कोई एल्काइल पार्ट है। अब एल्काइल आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो CH3Li है, तो यहाँ पे CH3 पे नेगेटिव है और Li पे क्या है? पॉजिटिव है, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस करते हो ना, तो आप देखते हो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो RLi किसका एग्जाम्पल है? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ऐसे ये एक और है ये भी पढ़ा होगा तुमने हाइड्रोकार्बन में, याद करो, तुम्हें मैंने पढ़ाया था एल्काइन है। अगर मान लो कोई बेस आता है, लेट्स से सोडामाइड आता है, तो वो क्या करेगा? इस H+ को ले जाएगा, तो यही तो बन जाएगा ना, बताओ। तो यहाँ पे Na क्या है आपका? मेटल है, और ये वाला पूरा पार्ट क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा, कार्बन और मेटल। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए मेटल और कार्बन में, तो आप उसको बोलते हो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कुछ मुश्किल है क्या अभी तक यहाँ पे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. शाबाश। नेक्स्ट हेडिंग डालो सारे बच्चे, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डालो। देखो, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? तीन टाइप के इसमें आप पढ़ते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला आपका सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हेड डालो, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? ये कौन से होते हैं? जिसमें वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो। मतलब जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड बना हो, कैसे बना हो? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बना हो। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही करने हैं। देखो, देयर आर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ उतना ही करना है जितना आपके लिए नीट के लिए जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, तो डू ओनली रेलेवेंट चीजें, रेलेवेंट चीजों को ही करना है। इररेलेवेंट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज के पीछे क्यों लगाना नहीं है आप लोगों को। इस टाइम पे हमें वो चीजें
अच्छे से करनी है जहां से हमें पता है कि क्वेश्चन बन सकता है। अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एवरीथिंग इज गुड टू गो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिग्मा बॉन्डेड की अगर बात करूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो इसके एग्जांपल हैं, लिखो। पहला एग्जांपल है टेट्रामिथाइल टिन। ठीक है, तो टिन के साथ देखो इस तरीके से डायरेक्टली कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुना है किसी ने इसका नाम? Yes, ma'am. Yes. पढ़ के आए होगे थोड़ा 11th में, RMGX। इस पे मैं पूरा एक अलग लेक्चर लूंगी, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अलग, मतलब तुम अगर 12th की ऑर्गेनिक किसी के स्कूल में स्टार्ट होगी तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बार बार आ रहा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जितना भी पूरे ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है उसको हम अलग से लेक्चर लेके, सेपरेट लेक्चर करके कंप्लीट करेंगे। तो इट विल टेक 3 आवर, 3 to 3.5 आवर, उसको मैं अलग से करवाऊंगी, मतलब कभी एक्स्ट्रा क्लास में बुला के आप लोगों को। ठीक है, तो उसको पूरी ऑर्गेनिक के जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं वो एक जगह पे कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये समझो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX होता है। अब यहाँ पे आपको पता है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और आर वाला जो पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम इसको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो आप देख रहे हो मेटल और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखिए जो आपके पूछा जाता है, Al2CH36। जैसे आपने सुना होगा पी ब्लॉक में Al2Cl6, जिसमें आपका 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर सुना हो तो आप लोगों ने B2H6 सुना होगा। वैसे यहाँ पे क्या होता है Al2CH36। तो कैसे बनाओगे इसको? इसको इस तरीके से बनाते हैं। अब मुझे कोई बच्चा यहाँ पे ये मत बोलना मैम कार्बन के 5 बॉन्ड कैसे बनाते हैं तुम। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ये वाले। अगर किसी को थोड़ा बनाना बॉन्ड याद आ रहा है तो कैसे बना ये मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक करवा दूंगी तब। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है मेरा बेटा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, देखो देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो अगर एटलीस्ट एक भी आपको मिल जाता है तो वो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलो यस मैम, ठीक है। मेरे को एक और स्लाइड चाहिए होगी बेटा, मेरे को पहले ऐड कर लेनी चाहिए थी। 1 मिनट रुको। चलो बस 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो पाई बॉन्डेड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अब तुम्हें ही पता है, यानी कि जो मेटल है वो किसके साथ अटैच होगा, आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू अब मेटल को क्या जा रहा होगा, डोनेशन जा रहा होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे होगे तुम मेटल। ठीक है, तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? पहला लिखो, अजीब लगेंगी चीजें आज थोड़ी, क्योंकि ये तुमने ना पढ़ा ही नहीं होगा, मतलब पढ़ा नहीं है कभी ऐसी चीजें, इसलिए मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। पहले ये कॉम्प्लेक्स लिख लो, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। अब बेटा जो ये ईटा है ना, ईटा हम बोलते हैं, ईटा को हम बोलते हैं हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी जैसे डेंटिसिटी होती है ना, वैसी हैप्टिसिटी। और ये नंबर क्या डिनोट कर रहा है? नंबर यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। डाउट आते ही पूछ लेना, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, इसका आयुपेक नेम तुमसे पूछा जा सकता है। इसका आयुपेक नेम क्या होगा? इसका आयुपेक नेम होता है बिस
साइक्लो पेंटा डाइइनाइल आयरन, ये होता है इसका आयुर्वेदिक नेम। कॉमन नेम पूछोगे तो फेरोसिन, बाय फेरोसिन क्योंकि आयरन है यहाँ पे, तो Fe के नाम का फेरोसिन। ठीक है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, कैसे बनता है, देखो इधर इस तरीके से बनता है इसका स्ट्रक्चर, पहले देख लो। पहले लिख लो, बना लो, फिर समझाती हूँ। इस तरीके से, दिस इज योर फेरोसिन। अब मैम ये साइक्लोपेंटाडेनाइल है क्या? अगर तुमने मेरे से एरोमेटिसिटी पढ़ी है तो ये तुमने पक्का देखा होगा, साइक्लोपेंटाडेनाइल अनाइल। ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, कंजुगेशन है। तो अगर इसमें कंजुगेशन है तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ ना, जब बेंजीन में आपको पता है, इधर देखो बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है, आप ऐसे सर्कल बना देते हो ना, गोला बना देते हो बेंजीन में, तो वो गोला दिखा क्या रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेंजीन न्यूट्रल होता है तो कोई चार्ज नहीं आता। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने इस तरीके से दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व है। यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल के जो पांचों के पांचों कार्बन है वो क्या है, इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। अब मेटल को कौन देगा, मेटल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी मेटल को, देख पा रहे हो इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ से भी मिलेगी नीचे से, तभी यहाँ पे क्या आया, 2 आया। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है। ठीक है, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके थ्रू मिल रही है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वही देंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उसी से ही ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे क्या था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पाई बॉन्डेड की। क्या ये क्लियर हुआ, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो। 3 एग्जांपल है जो तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, लिखो ईटा 6 C6H6 क्रोमियम। अब यहाँ पे C6 क्या है, ये बेंजीन ही है तुम्हारा। देखो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, देखो मेरा बेटा, ठीक बात है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 मतलब क्या है, कितने इन्वॉल्व है, 6 कार्बन इन्वॉल्व है। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से होते हैं, देखो ऐसे दिखाते हैं हम। ठीक है, अब 3 को ऐसे दिखाने की बजाय मैंने एक सर्कल बनाया, डायरेक्ट क्रोमियम दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। उसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स है बेटा तुम लोगों का, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो 1930 में तो हुआ था, उसका नाम है जिसोल्ट। डेवलप हुआ था फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसोल्ट। होता क्या है मैम, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है। मैम याद करना है क्या? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं दिखाऊंगी, PYQ में क्वेश्चन बने थे, यहाँ पे डालो। PTCl3 होता है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इधर आओ, पोटेशियम पे आपको पता है +1 होता है, तो इस पे क्या होगा, माइनस का होगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, क्या तुम निकाल पाओगे क्या? X क्लोरीन पे -1 का होता है, टोटल 3 है तो -3। C2H4 क्या होता है तुम्हारा, इथाइलिन होता है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे 0 चार्ज होगा, इज इक्वल टू -1। तो X क्या आ गया, +2। मैं फिर बोल रही हूँ, NCERT में नहीं दे रखा बट नीट में आया हुआ है, इसलिए सुन लो। अगर तुम सोच रहे हो यूट्यूब से कहीं से पढ़ लेंगे, वो फिर पढ़ लेना, इससे बेटर है ना यही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम +2 में, और मैंने कहा था अगर प्लेटिनम +2 में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो दिख ही रहा है तुम लोगों को, तो स्फीयर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। याद है? नहीं याद है तो दिमाग पे जोर डालो, क्यों नहीं याद है, पूछो खुद से कि क्यों नहीं याद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
कोमल लेट कैसे हो गया बेटा? मैम ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैम वही अभी मैंने ना, जैसे मैं आई तो मैं 9 बज गया अप्रोक्स, तो मैं अभी तक ट्राई कर रही थी, वो पता नहीं बार बार लैग हो जाता है। आज ट्यूशन थी तुम्हारी? नो मैम। चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे बात। और यहाँ पे मैम ये देखो, ना सिर्फ आपकी क्लास में हो जाता है। मेरी क्लास में हो जाता है। हाँ मैम, फिजिक्स की भी ली थी, उसमें तो ठीक था सब। अच्छा, ओहो, फिर तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर इस तरीके से, यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रोनेसिटी 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि 2 कार्बन इन्वॉल्व है, देख पा रहे हो ना? ये पाई इलेक्ट्रोनेसिटी इस तरीके से मेटल को डोनेट करती है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये क्या है तुम्हारा, जिस सोल्ट है, स्फीयर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। कुछ पूछना है तो पूछो। कोमल बेटा अभी ना अपन ने स्टार्ट किया है, जो आपका रह गया वो रिकॉर्डिंग से देख लेना, अभी मैं थोड़ा मोटा मोटा तुम्हें बता देती हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अपन ने स्टार्ट किए हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। जैसे आयनिक में आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो कोवेलेंट में 3 टाइप के हैं अपने पास, सिग्मा, पाई, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा बॉन्डेड मतलब, हाँ मैं बता रही हूँ मेरा बेटा चेतना, इसमें क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, जिसमें मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड है। फिर मैंने पाई बॉन्डेड के बारे में बताया, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मेटल को डोनेट करते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड के थ्रू। इसमें जिस सोल्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं ये बता रही हूँ यहाँ से, ये क्या नाम है चेतना, यहाँ से आप ये बता पा रहे हो कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये प्लेटिनम को दे रहे हैं, प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, देख पा रहे हो? यहाँ पे 2 क्या दिखा रहा है, कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, 2, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके थ्रू जा रही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक बार बताओ, अगर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ही तो जाएगा ना, मतलब पाई बॉन्ड वीक होता है तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा मेटल को। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देख पा रहे हो सारे। और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो ये 3 है, ज्यादा इसमें नहीं है ना, मतलब ठीक है। ओके, एक पेज और चाहिए था मेरे को, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखो, थर्ड टाइप का है, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपका, आपका है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड वाला, यहीं पे लिखवा देती हूँ बेटा मैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड के कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड भी हो। अब हमारा शुरू होता है टॉपिक मेटल कार्बोनिल का। जो मेटल कार्बोनिल वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये तुम्हें शक्ल में मैंने पहले दिखाई है, अगर तुम्हें याद हो तो। जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसके एग्जांपल होते हैं मेरा बेटा, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड के। मैम कैसे बनता है सिग्मा पाई, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी, पहले हम कुछ एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, मैंने एकदम से स्निप ले ली। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपने नोटिस मतलब किया होगा, ये 5 स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के एनसीईआरटी में है। और अगर आप लोगों को मालूम हो तो अभी जो नीट 2024 का री एग्जामिनेशन हुआ था 1600 कुछ बच्चों के लिए, तो वहां पे यहाँ से सवाल आया था। हालांकि ये आ नहीं रहा था कुछ टाइम से सवाल, इस बार आया है। तो मतलब अब देखो, मैं मतलब डायरेक्ट बात बोलूंगी, एग्जामिनर अब सोच रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो गया था अपना 2024 का, बहुत मतलब हुआ था ना कई जगह लीक, तो उन्होंने क्या किया, जो री एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो आप देखोगे वहां पे कुछ क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे अच्छे टाइप के पूछे हुए थे, जो पहले कभी नहीं पूछे उन्होंने। मतलब हल्का सा उन्होंने लेवल बढ़ाया था री एग्जामिनेशन का, बट कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, ठीक है। तो अगर ना उनको अपना लेवल बढ़ाना है ना, तो वो पता है क्या करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो बहुत टाइम से नहीं आए, लाइक 4-5 सालों से नहीं आए, और ये उसी में से एक टॉपिक है। तो मैं वो वाला आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगी, आपको एक और असाइनमेंट रह गया देना है ना, टोटल 8 असाइनमेंट हैं, 7 में ऑलरेडी दे चुकी, तो उसमें मैं वो क्वेश्चन दूंगी, बहुत ईजी था।
लेकिन अगर जनरली क्या होता है ना, बच्चे ये वाला टॉपिक छोड़ के जाते हैं क्योंकि अलग सा टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको उसमें से बहुत थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ। इस पे पूरी बुक है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। मास्टर्स में जब मैं थी तो मैंने पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बुक पढ़ी थी, आप तो उसमें से छोटा सा वो पॉइंट ये लगा लो 0.01% पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर अगर उसको पेपर का लेवल बढ़ाना है। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे सारे पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे निपटा लेंगे ताकि अगर पेपर में कोई आए तो आप लोग घबराओ मत। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? पहली बात पता होनी चाहिए टेट्राहेड्रल है, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, पता चल जाएगी ना, ये तो हमने उसमें भी किया था, कहाँ पे किया था, पीबीटी में, ठीक है। उसके अलावा FeCO5 ये क्या है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, DsP3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है वो DZ2 होता है, याद आ रहा है? इसके अलावा तुम्हें ये पता होना चाहिए CrCO6 ऑक्टाहेड्रल होता है, D2sp3 होता है, इसमें DX2 डैश y2 और DZ2 इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, याद करो जब मैं तुम्हें EN रूल बता रही थी तो मैंने कहा था जो MnCO5 है मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, जिसमें एक ही मेटल है उसको हम मोनोन्यूक्लियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका EN जब तुम निकाल रहे थे तो 35 आ रहा था, तो ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, ठीक है। मेटल मेटल बॉन्ड का हम एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे, याद करो +1 कर रहे थे। अब दोनों Mn का क्या है 36 है EN, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों Mn को क्या है 5-5 CO बने हुए हैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं CO, टर्मिनल पोजीशन पे कितने हैं 4, 5 इसके पास 5 इसके पास, तो पर मैग्नीज 5 टर्मिनल CO बॉन्ड है, पहली चीज। दूसरा वो आपसे पूछेगा क्या यहाँ पे कोई ब्रिजिंग CO बॉन्ड है, तो आंसर इज नो, यहाँ पे कोई ब्रिजिंग पोजीशन पे नहीं है CO। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इसका ज्योमेट्री बता दो मैग्नीज का, तो मैग्नीज का यहाँ पे ज्योमेट्री है मेरा बेटा स्क्वायर पिरामिडल, क्या है स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल मत बोल देना, एनसीईआरटी में स्क्वायर पिरामिडल बोला हुआ है। और अगर और ऑप्शन में तुम्हें ऑक्टाहेड्रल भी मिलेगा, फिर तुम बच्चे करोगे चैलेंज कि मैम ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, लेकिन फिर वो किसको मानेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैग्नीज का स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें एक ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है कोबाल्ट का, CO2 CO8, CO क्या है कैपिटल CO इज योर कार्बोनिल, CO क्या है तुम्हारा कोबाल्ट। तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड है, मेटल मेटल बॉन्ड है, ये भी पूछ सकता है तुमसे कि क्या इसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा यस है। तो इसमें 3 CO तो पर कोबाल्ट टर्मिनल पोजीशन पे है और 2 CO क्या है मेरा बेटा ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग लिगेंड। तो आपसे वो पूछेगा क्या इसमें ब्रिजिंग लिगेंड है, तो तुम क्या बोलोगे हाँ मैम है, तो CO क्या है लिगेंड ही है, CO लिगेंड है, ये तो सबको पता है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे ना प्रिंट कर लो तुम लोग, सपने में भी कोई पूछे तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर आने चाहिए। टाइम देखो टाइम लगेगा, नई चीजें हैं नो डाउट टाइम लगेगा, इसलिए तो मैं तुम लोगों को असाइनमेंट्स दे रही हूँ। हाँ कोमल बताओ बेटा। हम गलती से हो गई। ठीक है कोई बात। इसके अलावा बेटा एक और का स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे बना लो Fe2CO9 का, हालांकि ये मतलब ज्यादा तो कभी पूछा नहीं हुआ बट बना लो, क्या पता पूछ ले। इसमें क्या होता है आयरन आयरन के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होता है, 3 CO टर्मिनल पे होते हैं, इस तरीके से तुम अच्छे से बना लेना। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है मेरा बेटा, और इस तरीके से होते हैं, इधर देखो 3 CO ब्रिजिंग पे होते हैं, इस तरीके से बन गए 9। तो 3 CO ब्रिजिंग पे होते हैं, 6 टर्मिनल पे होते हैं, तो एक ये भी बना लो। मुश्किल ही है कि ये वाला पूछा जाए बिकॉज एनसीईआरटी वाला ही पूछते हैं वो, बट अगर आ गया तो फिर ध्यान रखना, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कोई नहीं पूछेगा आपसे। चलूं आगे,
चलो, Yes, ma'am. अब मैम आपने ये तो बोल दिया सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस तरीके से मेटल कार्बोनिल में सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। नहीं बताया ना मैंने। आओ समझते हैं ऐसी कोई। चलो, तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। प्लीज इस टॉपिक को एक बार अपनी नोटबुक में बनाओ, हेडिंग बनाओ, फिर मैं इसको समझाती हूँ। ये डायग्राम मत बनाने बैठ जाना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। चलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलो, देखो इसमें मैंने ना क्यों आपका लिए थोड़ा सा, मैं बेटा यहाँ पे आपको एमओटी का दर्शन कराऊंगी दोबारा से, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये आपको नहीं करना है, सिर्फ समझो मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कार्बन की क्या होती है 1s2 2s2 2p2 होती है, तो यहाँ पे ये बनी हुई है। ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4 बना हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No. ऑक्सीजन में देखो 2s की जो एनर्जी लेवल है वो नीचे है और कार्बन के ऊपर है। रीजन यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी बहुत पीछे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर देखो जाना नहीं चाहती। ठीक है, समझो मैं समझा क्या रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे जो सिग्मा है, यहाँ पे देखो सिग्मा जो बॉन्ड वाला है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार खाली है। यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, होमो एंड ल्यूमो। होमो एंड ल्यूमो हो सकता है किसी ने सुना हो कभी। होमो मतलब होता है, लिखो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे लिखो, ल्यूमो का मतलब, देखो नया टॉपिक है इसलिए मैं बहुत बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैम नहीं आ रहा। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है मेरा बेटा, अब इसका मतलब क्या है? होमो मतलब है सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है मेरा बेटा? सिग्मा। और यही डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई ना ये वाली बात? तो अब अनऑक्यूपाइड कौन कौन सी है? सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, बट ल्यूमो इज लोवेस्ट। तो लोवेस्ट वाली कौन सी है? पाई स्टार। यानी कि बस मुझे आपको यही बताना था कि जो सीओ है उसके पास सिग्मा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और खाली कौन सी होती है उसके पास? पाई स्टार होता है। ठीक है, चलो आओ, अब तुम ये देखो, थोड़ा सा नजर मारो कि सीओ का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। देखो आपको पता है ये सीओ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कार्बन के पास 2 लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन के पास कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p2 4 होते हैं। 2 तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिए, 2 इसके पास लोन पेयर है। अभी भी इसके पास कमी है ना 2 की। ऑक्सीजन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहते हैं, भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं तेरे को दे देता हूँ। है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? तो यहाँ पे क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ध्यान रखना वो ओवरलैपिंग नहीं हो रही, सिर्फ आप शेयर कर रहा है, दोनों रखेंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप इसलिए बुक्स में आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है ये, ऐसा है ना? अब देखो ऑक्सीजन ने तो भैया अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, मतलब अब ये तो मेटल को ना दे पाएगा। दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। भाई तुमने इस पे पॉजिटिव चार्ज ला दिया। एक्चुअल में ऐसे होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इसलिए हम माइनस प्लस को नहीं दिखाते हैं। लेकिन कार्बन के पास क्या है बेटा, बोलो? लोन पेयर, यानी कि ये देगा मेटल को। हाँ या ना? आप ये खोलो, कान खोलो, दिमाग सब कुछ खोल के बैठो। देयर इज अ वेरी न्यू टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तुम सबके लिए ये नया टॉपिक है। ठीक है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल होगी, यस और नो? होगी ना?
तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। मतलब किस तरीके से होगा, इधर आओ, किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ऐसे होगी, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, क्या बनाएगा वो, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हो गई बात, ठीक है। Yes, अब सीओ के पास क्या है, सीओ के पास क्या है, पाई स्टार भी है, बोलो हाँ या ना, पाई स्टार है ना। अरे बोलो मेरे बेटा, ये पाई स्टार नहीं है क्या, खाली जगह भी तो है ना, बोलते नहीं हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो मेटल के पास डी ऑर्बिटल है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही है ना, कुछ मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। मान लेते हैं मैंने दो इस तरीके से दिखा दिया। अब एक बार बताओ, सीओ के पास लेने के लिए जगह है, मेटल के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड बनेगा। फिर से समझाऊं, जल्दी बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ध्यान से सुनो, पहले क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद जो मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई स्टार में जा रही है, बिकॉज पाई स्टार क्या है, खाली है। वो कहता है सीओ बेटा मेरे पास खाली जगह है, मेटल कहता है भाई मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके खुश नहीं हूँ, तू ले ले थोड़ी सी। तो वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीओ के पाई स्टार में डाल देता है। ठीक है, कैसे डालता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। क्लियर है ये वाली बात। यस मैम। तो अब देख रहे हो तुम कि पहले क्या था, ऐसा था, लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई तो मेटल कार्बन, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बना, अब क्या बना, पाई बॉन्ड बना। और जैसे ही पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। पता है ना तुम लोगों को, अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ध्यान से सुन लो, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। पता नहीं तुम लोगों को याद आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही है। जब यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड बना था, अब पाई बॉन्ड बन गया। कार्बन के कितने बॉन्ड बना दिए मैंने, 5 बन सकते हैं क्या, नो मैम, इसको निकलना पड़ेगा यहाँ से। पहले सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या था, टी था, अब कितना हो गया, 2। आप लोगों को पता है, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज किया है, सारे के सारे बच्चे ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड ऑर्डर कम ही होगा ना मेरा बेटा। तो पहले अगर 3 था तो 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हो क्या रहा है, लिखो यहाँ पे सारे, बैक बॉन्डिंग पे, जब बैक बॉन्डिंग हो रही है मेरा बेटा तो हो क्या रहा है, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बैक बॉन्डिंग के टाइम पे मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले सिग्मा बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ कम। बोलो हाँ के ना। Yes, मैम। yes, ma'am. और क्या हुआ है, सीओ का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। पहले उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीओ बॉन्ड बिकम वीक, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। कब, बैक बॉन्डिंग, जब वापस मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीओ के 5 स्टार में डाला और बॉन्ड लेंथ क्या हो गया है, बढ़ गया है। बोलो हाँ के ना। लिखो इसको, लिखो इसको, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाती हूँ। और जो ये पूरा इफेक्ट है, मतलब जो ये बॉन्डिंग हो रही है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना फिर आपका पाई बॉन्ड बना, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। लिखवा दूंगी अभी इसको, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखो, लिखो भाई, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा, चीजें तो ऐसी ही होंगी,
ठीक है, तभी तो बोलेंगे हम क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनेंगे, वरना सिंपल चीजें थोड़ी ना पूछेगा वो नीट में, कुछ तो अलग से पूछेगा ना वो आप लोगों से। तो अगर आप सोचो भाई सिंपल सिंपल चीजें चलती रहेंगी हमेशा, तो वो तो फिर चलेगा नहीं ना, सिंपल चीजें थोड़ी ना आएंगी, 20% सिंपल आएंगी, बाकी सारी ऐसे होंगी। ठीक है, तो ये मत समझना बायो से कंपेयर मत करना कभी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स को, बायो इज डिफरेंट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का भाई अपना है, और कभी भी केमिस्ट्री को फिजिक्स से मत करना, फिजिक्स का अपना अलग ही है। ठीक है, चलो मेटल एंड कार्बन लिखो बेटा, मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड formed by donation of carbonyl carbon into vacant d orbital of metal। ठीक लिखा है, जो मेटल एंड कार्बन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है, जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल एंड कार्बन लिखो, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, भाई तुम लोगों का डेटा कैसे खत्म हो रहा है, 3 क्लास के हिसाब से रखा करो भाई अपने पास साइड वाइज, क्योंकि अभी क्लास तो लगेगी ना, 10:15 तक होती है क्लास, अभी तो कितने मिनट और हो गए, रह गए 40 मिनट्स हो गए रह गए। साइड वाइज ओवरलैपिंग लिखो, जिसको डेटा का इशू हो रहा है 3 क्लासेस लेके, वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे। भाई मुझे मत बताओ डेटा खत्म हो गया, तो क्यों हो गया भाई, 3 क्लास के हिसाब से नहीं चल रहा है क्या, पर्सनली मुझे रीच आउट करो प्लीज इन दैट केस, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, डेटा खत्म हो गया तो। क्या लिखा है मैंने, जल्दी बताओ, मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, मेटल और कार्बोनिल से, जैसे भी मैंने समझाया। ठीक है क्या, ये वही चीज है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं अलग से कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, लिख लिया है क्या, Yes, ma'am. Yes. चलो यस मैम। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लिखो, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट एंड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड, जो बॉन्डिंग दिखाई थी ना मैंने मेटल कार्बोनिल में, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, और जो लिगेंड्स होते हैं इस टाइप के, जैसे सीओ हो गया, इनको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स या पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। वाई पाई एसिड, क्योंकि इनके पास पाई स्टार है ना खाली इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड ही तो बोलते हैं, लुईस एसिड। जैसे आपका सीओ हो गया, सीएन नेगेटिव हो गया, एनओ हो गया, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। और यही रीजन है कि जो सीओ होता है वो क्या है, अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिकॉज वो क्या है, सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी। ठीक है, ये 3 जल्दी से लिखो, मैं पानी पी लेती हूँ, लिखो बेटा इसको। प्रिंस नहीं आया आज। हो गया, चलूं, अभी तक किसी को डाउट रिवाइज कर लो, मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दे रही हूँ या 1 मिनट ले लो, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो जो कराया, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करवा, जल्दी से कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो।
चलूं? यस मैम। चलो पहले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगी जो पेपर में मतलब आ सकते हैं या आए हुए हैं। ज्यादा नहीं आए हुए इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना बहुत साल पहले आए थे क्वेश्चन, अब वो दोबारा बना रहे हैं इसमें से क्वेश्चन। पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है वो। सारे बच्चे पढ़ के देखेंगे। सना, अंशिका, चेतना, मुस्कान, पीयूष, विश्वास, दक्ष, हिम्मत, किशोर, पढ़ो पढ़ो। सलम, अभिषेक, शिखा, शगुन, आयुष, खुशी, पलक, डिम्पल। क्या बोल रहा है वो यहाँ पे, ध्यान से देखो। आ रहा है कुछ समझ में या मैं बताऊं? बताऊं या किसी को कुछ सोचना है तो? चेतना कुछ लग रहा है बेटा? मैम समझ नहीं आ रहा है वाला। नहीं आया? आओ मैं बताती हूँ। देखो FeCO5 क्या है, सारे बच्चे देखेंगे। आपका वही है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है ना CO की इतनी है। वो कह रहे हैं कि इस वाले कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा CO का बॉन्ड लेंथ। अब देखो, मतलब वो बोल रहे हैं सिंपल CO का इतना है, ठीक है, लेकिन इसका कितना होगा? अब तुम्हें पता है यहाँ मेटल आ गया, मेटल आ गया तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी। और बैक बॉन्डिंग से क्या होता है मेरा बेटा? जब बैक बॉन्डिंग होती है तो उससे हमारे पास क्या होता है? मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रोंग होता है ना? और CO बॉन्ड क्या होता है? वीक हो जाता है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है तो इसमें CO की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इस वाले से ज्यादा होगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? या ए। कम हो नहीं सकती, बराबर हो नहीं सकती, कम हो। ये भी क्या दिखा रहा है? कम ही दिखा रहा है, तो ये वाला होगा। यानी कि वो बोल रहा है कि सिंपल जो आपका CO बॉन्ड लेंथ था उसमें उसने बोल दिया कि 1.128 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसमें कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वही बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, कि अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO के पाई स्टार में दे रहा है। इट मींस मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, CO का बॉन्ड वीक हो रहा है। इट मींस CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बिकॉज यू नो ना कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये मालूम है ना सबको। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कहीं पता चले यही ना मालूम हो तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा सबको। तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना बॉन्ड छोटा होगा ना, और जितना बॉन्ड वीक होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस मैम। चलो जल्दी से हैंड रेज करो किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। बस 16 बच्चों को आया समझ में, बाकियों को 17 बच्चों को। जिसको समझ में नहीं आया ना मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करोगे आज रात को, पहले बता रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो, नीट 2018 में आया था ये वाला। और जिसका ऊपर वाला हो जाए वो नीचे वाला भी कर ले।
शिखा क्या होगा मेरा बेटा? मैम फर्स्ट वाला मोनोन्यूक्लियर होगा। शाबाश, समझ आ गया। एक ही यहाँ पे मेटल है मोनोन्यूक्लियर, अगर दो जैसे Mn2CO10 था वो फिर डाई न्यूक्लियर हो जाता। ठीक है, चलो ये वाला करो। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? शाबाश, पलक बता बेटा, बताओ। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। कोबाल्टोसिन, जैसे फेरोसिन में आयरन था ना, कोबाल्टोसिन में कोबाल्ट होगा, रुदेनोसिन में Ru होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है मेरा बेटा? पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला होगा सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है, ये वाला करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आया नहीं है, लास्ट 2016 में आया था। मैं लास्ट बैच में भी, मेरा प्रीवियस जो भी बैच है अभी उसमें बता रही थी मैं, सबसे डिफिकल्ट पेपर केमिस्ट्री का नीट में आया था 2016 और 17 का। तो जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा आज चैप्टर, तो मैंने तुम्हें फिजिकल इनऑर्गेनिक करा दिया है, तुमने जितना भी सिलेबस कवर किया है ना 11th-12th का, तुम देखोगे क्या तुमसे वो क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इफ यस देन एवरीथिंग इज गुड टू गो, तो तुम कर लोगे, इससे डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो सबसे डिफिकल्ट पेपर जो आया था नीट में केमिस्ट्री में वो 2016 और 17 का आया था, और बायो का सबसे डिफिकल्ट आया था 2022 में, एंड फिजिक्स का भी सबसे डिफिकल्ट आया था 2016 और 17। ठीक है, तब वहां पे बेटा 550 पे भी MBBS मिल गया था बच्चों को। ठीक है, तो अगर पेपर डिफिकल्ट आया वो सबके लिए आएगा, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा इस साल कुछ अचानक से इतने बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, है ना। चलो करो एक क्वेश्चन। सुनाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? यस मैम। एमी बोल रही हूँ मैं, या सदमे में हो किसी? बता दो मेरे को कोई सदमे में हो तो। चलो करो क्वेश्चन करो। अभिषेक लीव कर दे बेटा इफ स्क्रीन इज नॉट विजिबल। है स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही भाई? तुम लोगों का डेटा खत्म हो गया बेटा। प्लीज मेरे को रीच आउट करो अगर डेटा का इशू तुम्हारा 3 क्लासेस की वजह से आ रहा है। प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो हिमांशु सर को बताओ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा फिर, ऐसे तो एक क्लास में तो कॉम्प्रोमाइज होगा फिर। अभी तो चलो ये लास्ट क्लास है, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी फिर दिक्कत होगी। बताओ भाई किसमें लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड होगा? सोचो सोचो ना, तुम लोग सोचो। देखो बताना तो मैंने है ही, थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग पे, क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट। आई नो इस टाइम तक ऐसा एनर्जी डाउन सी हो रही है। हाँ लग रहा है पता? नहीं पता लग रहा कौन सा होगा CO। मुस्कान, हुस्नवाज, पलक बताओ भाई। मैम एक बार आप बता दो। आओ देखो, ये तो मानते हो ना जितना बैक बॉन्डिंग होगा उतना CO का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये तो सबको पता चल गया। यस मैम। इधर आओ। यस मैम। आयरन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देख पा रहे हो? अगर तुम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -2 आएगा। हाँ सना कर दो। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मेटल के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ बताओ। अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम? अरे भाई अगर मेटल के ऊपर मैम ज्यादा होगी। हाँ बोलो ना फिर। 5 स्टार में ज्यादा देगा ना। अरे मेटल अपने ऊपर चाहता है क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ज्यादा नहीं चाहता, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहता है भाई। वो कहेगा इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं क्या करूंगा, ले भाई 5 स्टार में ले CO। और जितना ज्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या करेगा वो CO के 5 स्टार में देगा, यानी कि उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और CO का वीक होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी?
ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो CO बॉन्ड लेंथ है, प्लीज ध्यान दो, A होगा। अगर मैं पूछूं सबसे कम CO बॉन्ड लेंथ किस में होगी, तो B में होगी, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा नहीं। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ज्यादा पाई स्टार में देगा नहीं, ज्यादा बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो CO बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा कम नहीं होगी। तो अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, तो A में, फिर D में, फिर C में और B में, क्योंकि C पे तो देखो ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो वो बीच में आ जाएगा। हाँ या ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेकंड वाला करो, समझ में आया है कॉन्सेप्ट? तो सेकंड वाला निपटाओ भाई, जल्दी करो। तुम्हारी एनर्जी मेरे को भयंकर डाउन लग रही है भाई, कैसे चलेगा काम? पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो साथ में, बस थोड़ा सा और रह गया है। हाँ, अब आ गया ना आंसर। अब बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा CO बॉन्ड? मैम ऑप्शन ए। मैम ए ऑप्शन। ए होगा, ठीक है, ए होगा। अगर ऑर्डर लगाना हो तो लगा लोगे क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? ए वाले में होगा, ठीक है। ए में। सी वाले में तो सबसे कम होगा। बी और डी में से कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 5 CO है, 6 CO है, तो 6 CO में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, और फिर यहाँ पे डी आ जाए, ठीक है। इसका ऑर्डर पूछ सकते हो, कि अभी तक एग्जामिनर ने ऑर्डर नहीं पूछा, तो ऑर्डर पूछ सकता है तुम्हारे पेपर में। समझ गए ना? एक बात बोलो, तुम खुद सोचो थोड़ा सा, स्पाई स्टार में कब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी? जब मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो आएगी ना। और आपको पता है मेटल क्या चाहता है? मेटल तो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है ना। तो अगर उसके ऊपर ज्यादा आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो तो कहेगा भाई भाग भाग, मेरे से पीछा छुड़वा, तो वो ज्यादा देगा, ज्यादा बैक डोनेशन करेगा, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होता है वो तुम लोगों को मालूम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद है मैंने कहा था कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी भी बता सकते हो, अपन ने कुछ कुछ चीजें भी पढ़ी थी, याद करो। पहले एक लाइन लिखो यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ, चलो मैं बोल देती हूँ, चलो लिखवा ही देती हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेफर्स टू, बस 20 मिनट और लूंगी बेटा, क्लास हो चुका है बस अपना, ज्यादा नहीं रह गया। एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज involved in a state of equilibrium. देखो मैंने क्या लिख दिया, अभी समझाती हूँ। देखो बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ना जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करवा रही थी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि कौन कौन से तरीके से आप बता सकते हो कि स्टेबल होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद करो, अगर चार्ज ज्यादा होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती थी, तो स्टेबल होता था। कहीं पे किलेशन हो रखी हो तो वहां पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, याद करो, है ना। या मैं ये बोल दूं कि अगर साइज छोटा होगा, अगर मान लो चार्ज ज्यादा है तो साइज अगर छोटा होगा, उस केस में भी स्टेबिलिटी होगी, है ना। और अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जो मेटल के साथ यहाँ पे लिगेंड होता है वो पानी होता है, बट हम उसको दिखाते नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करते। एक बात बताओ, जब मेटल के साथ लिगेंड होगा तो क्या बनाएगा? मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारा मेटल लिगेंड बन गया, एक और लिगेंड आया तो क्या बनेगा? Ml2 बनेगा। फिर Ml2 मैं 4 स्टेप ले रही हूं, Ml3 बनेगा। और जब Ml3 बन गया, मान लो तुम एक और लिगेंड अटैच करा रहे हो, तो Ml4 बनेगा। मान लेते हैं इसमें जो कांस्टेंट है वो K1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 और K4 है। जो K1 K2 K3 लिखो अपने आप,
लिखो लिखो, मैं बोल रही हूँ K1 K2 K3 K4 है, ये क्या है तुम्हारे बेटा, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ K1 K2 K3 एंड K4 क्या है मेरा बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, जब तुम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखाना सिखाया था, है तो ये वही, नाम चेंज कर दिया मैंने स्टेप वाइज, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, 4 स्टेप ले रहे हो ना, तो हर करस्पॉन्डिंग जो K1 K2 K3 होगा उसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट रख दिया। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या, एक बार बताओ, अगर जितना ज्यादा मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा आपका K1 ज्यादा होगा। K1 को कैसे लिखते हो आप, बताया था मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में, ml प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे ही लिखते थे। K2 कैसे लिखोगे, ml2 डिवाइडेड बाय ml, बताओ हाँ के ना। K3 कैसे लिखोगे, ml3, अब ये मत कहना मैम ये लिखने नहीं आता, जाके पढ़ो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे, यस और नो। यस मैम। अब यस तुम मैम। खुद सोच के बताओ, जितना ज्यादा मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना K1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, यस और नो, है ना। अच्छा, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ml से ml गया, ml2 से ml2 गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, m प्लस 4l, ml4 बन गया। बताओ अब जो ये ओवरऑल रिएक्शन जो आई है फाइनल, इसके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होगा वो होगा बीटा 4। बाय बीटा 4 क्योंकि अपन ने 4 स्टेप लिए हैं, ठीक है। इस बीटा 4 को क्या बोलूंगी बेटा मैं, इस बीटा 4 को मैं बोलूंगी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलूंगी, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में डालो, सो गए हो तुम। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब तुमने ऊपर वाली इक्वेशन को ऐड किया है, मतलब उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हुए होंगे। याद करो लास्ट क्लास इक्विलिब्रियम में बताया था मैंने, हाँ या ना, बताया था मैंने ये पॉइंट। अगर आप इन सबको ऐड कर Yes, रहे हो तो इट मींस, बेशक आप करके देख लेना, K1 K2 K3 K4 को मल्टीप्लाई करना तो आपका बीटा 4 ही आ जाएगा। बीटा 4 को कैसे लिखोगे, बीटा 4 को देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ अलग कलर से, ऐसे ही लिखोगे ना, ml4 प्रोडक्ट में है डिवाइडेड बाय ml, m लिगेंड की पावर 4। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना चारों को, यही आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया मैंने, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, जितना ज्यादा K1 की वैल्यू होगी उतना मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर मेटल लिगेंड का बॉन्ड वीक है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, यानी कि वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करूं, दैट इज बीटा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूं तो दोनों में क्या रिश्ता होगा। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कि जो बीटा होगा वो इज इक्वल टू 1 बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, हाँ या ना। अगर स्टेबिलिटी Yes, ma'am. ज्यादा है तो डिसोसिएशन नहीं होगा, बॉन्ड बना रहेगा, बनना चाहेगा। अगर बीटा की वैल्यू कम है मतलब उसका स्टेबिलिटी कम है, तो मतलब वो डिसोसिएट होना चाहेगा। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक चीज और याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा कि K1 की वैल्यू ज्यादा होगी या K2 K3 K4 की, तो मैं बोलूंगी जो K1 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी K2 से, फिर K3 फिर K4। वाई, एक बात बताओ, जब मेटल है अभी उसके चारों तरफ स्पेस क्या है, खाली है, तो जब लिगेंड आ रहा है तो वो अपनी मनपसंद की जगह लेगा, कोई स्टीरिक क्राउडिंग कुछ नहीं होगा। एक बार मेटल लिगेंड का बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा लिगेंड आएगा, अब क्राउडिंग फील होगी, ऐसे तीसरा लिगेंड आएगा। तो देख रहे हो आप, ज्यादा मेटल लिगेंड का बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा, के फर्स्ट वाले केस में तो K1 की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे आप और लिगेंड ठूसते जाओगे तो उसको क्या फील होगी, क्राउडिंग फील होगी, यस और नो। तो वो कॉम्प्लेक्स मुश्किल से बनेगा, और मुश्किल से बनेगा तो फिर उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो यानी कि K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है K2 K3 K4 से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन बना लोगे क्या तुम लोग, ध्यान से देखो।
कर लोगे ना? आपको Yes, ओवरऑल ma'am. क्या बोल रखे हैं, आपको ओवर कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आपको दिया हुआ है बीटा 4, निकाल लोगे, रेसिप्रोकली करना है। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो ये कर दोगे, है ना? ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा फाइनली लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, बस 10 मिनट में रैप अप कर रही हूँ। देखो, अब तुम्हारे ना एनसीईआरटी अगर तुमने ओपन कर रखी, बिल्कुल लास्ट पेज निकालो, वहां पे ना 1-1.5 पेज में एप्लीकेशंस दे रखे हैं, वो तुम्हें खुद से पढ़नी है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है? बाकी तुम खुद पढ़ लेना, 2-3 जो रह जाएगी, ठीक है? पहला है, कहाँ कहाँ यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ध्यान से सुनते जाओ, कहानी की तरह ये लिखना नहीं है, ठीक है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है। क्वालिटेटिव का मतलब ये देखने के लिए कौन सा मेटल प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव मतलब कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तुम्हें याद हो तो मैंने निकल डीएमजी बताया था। अगर तुम्हें एस्टिमेशन करनी है निकल की, तो आप लोग क्या करते हैं, डाइमिथाइल क्लाइऑक्साइड डालते हैं, तो उसमें निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बनता है। याद आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है? रेड कलर के चेरी रेड पीपीटी आते हैं, याद नहीं है क्या किसी को? पानी पियो, याद करो, ठीक है? तो उसकी एस्टिमेशन में भी यूज होता है। तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स ही तो बनता है। तो यहाँ पे पहला यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। दूसरा, वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए भी वहां पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कैसे? मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। हार्डनेस ऑफ वाटर की, वाटर में कितनी हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, वो एस्टिमेट किया जाता है। कैसे? आप टाइट्रेशन कराते हो ईडीटीए के साथ, सोडियम सोल्ट लेते हो, ईडीटीए इज योर इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, टाइट्रेशन के टाइम में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है हार्ड वाटर में प्रेजेंट, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, ठीक है, इनके साथ। तो फिर उनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेजर करते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है? अगर बॉडी में लेड पॉइजनिंग हो जाती है, उस केस में भी आप क्या वहां पे क्या ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ईडीटीए। क्योंकि क्या करते हैं, लेड जो है ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि सोल्यूबल होता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। इस तरीके से लेड पॉइजनिंग को ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे ही मान लो एक आपका एंटी कैंसर एजेंट होता है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसमें कौन होता है एंटी कैंसर एजेंट? सिस्प्लेटिन। ट्रांस वाला नहीं होता, कहीं ट्रांस वाला दे दो तुम पेशेंट को। सिस्प्लेटिन क्या होता है वो, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, PT NH3 Cl2, PT NH3 Cl2, ये होता है, ठीक है? दिस इज योर सिस्प्लेटिन, ठीक है? जैसे हमारे, आप तो बायो वाले बच्चे हो, अगर हमारे बॉडी में मान लो किसी चीज की कमी होती है तो हम बोलते डेफिशिएंसी हो गई है। अगर कोई चीज ज्यादा एक्सेस में तो हम बोलते टॉक्सिसिटी, है ना? तो अगर मान लो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अगर कॉपर या आयरन का बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या दिया जाता है, आपको पेनासिलामिन दिया जाता है कॉपर के लिए, और आयरन के लिए डेस्फेरोक्साइड, ठीक है? तो ये चिलेटिंग एजेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद क्लोरोफिल में क्या होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस में, ध्यान रखना है। मैग्नीशियम होता है उसमें मेटल, ठीक है? क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ठीक है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का कभी स्ट्रक्चर देखो तो देखना, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है, आयरन उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है? उसके बाद आता है एक विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट? ये होता है, इसका आयुपेक नेम क्या होता है, ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन क्लोराइड, ये होता है। नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होता है, लिखो क्लोराइडो लिख रहे हो ना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। क्लोराइडो ट्राई, नहीं ट्राइनिट्रिस, क्योंकि ऑलरेडी PPH3 है, ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ, रोडियम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 1 होती है। Why 1? Because PPH3 is your neutral monodentate ligand,
ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है जी। विल्किंसन कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, याद करो, निकल H2 निकल आप यूज करते थे ना बचपन में, 10th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये भी वही हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है। एल्कीन को एल्केन में बदलने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। होता क्या है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है जी, नई नई चीजें है ना, इसको बस तुम्हें ध्यान रखना है इन चीजों को। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तुम्हें बताती रहूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में ऑलरेडी डीएनएफ लोग में बता चुकी हूँ क्या करता है वो। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन में यूज होता है ना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, विटामिन B12 आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कोबाल्ट यूज होता है एज अ ट्रांजिशन मेटल। उसके अलावा विल्किंसन कैटलिस्ट मैंने बता दिया है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुना होगा तुमने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो अपने दादी मम्मी के जमाने में वो रील्स यूज होती थी, तो वहां पे क्या होता है बेटा, AGBR यूज होता है। याद है, मैंने थोड़ा सा आपको उसमें बताया था डीएनएफ लोग में, याद आ रहा है तुम लोगों को? तो जो ट्यूमर डेवलप होती है ना, जैसे क्या होता है ना, जो आपका AGBR यूज होता है इसमें, वो होता है फोटो सेंसिटिव। जैसे AGBR सनलाइट की प्रेजेंस में आया, उस पे सनलाइट पड़ी तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ AGBR क्या रहता है, मान लो इतने एरिया में AGBR है, कुछ पे सनलाइट डल गई, कुछ पे किसी एरिया पे नहीं डली, तो कुछ AGBR क्या रह जाता है, अनडिकम्पोज रह जाता है। तो अगर वो अनडिकम्पोज रह गया ना, तो उसकी वजह से जो फोटो आएगी वो साफ नहीं आएगी, डार्क 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 दिखेगा, क्लियर नहीं होगा। तो उसको हटाने के लिए जो बच गया है AGBR, हम यूज करते हैं हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है, Na2S2O3 सोडियम सल्फाइड। ठीक है, Na2S2O3 ये होता है तुम्हारा हाइपो सोल्यूशन, Na2S2O3। अब यही चीज मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल देती, तुम रट्टा ही मारते, आई नो दैट, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं आने का, बट आ सकता है। ठीक है, तो हाइपो सोल्यूशन क्या करता है, यहाँ पे करो, एक रिएक्शन होती है, जो अनडिकम्पोज AGBR बच गया है ना मेरा बेटा, उसके साथ क्या कर लेता है, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, फिर निकल जाता है वो। कैसे बनता है, ये बनता है, और NaBr। ठीक है, तो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। डेवलप फिल्म, जो फिल्म बनी है, अब फिल्म वो वाली फिल्म नहीं जो टीवी में फिल्म आती है, समझ गए ना, AGBR की लेयर बन जाती है। ठीक है, जो अनडिकम्पोज रह जाता है तो उसको आप वॉश करते हो हाइपो सोल्यूशन से। ठीक है जी, चलो पानी पी लो फिर क्वेश्चन करते हैं। पानी पी लो, क्वेश्चन करते हैं। जिसने पानी पी लिया वो ये क्वेश्चन करने बैठ जाए। चलो, आज सोच रहोगे मैम क्या ही करा दिया आज तो आपने, मैम कितना गंदा टॉपिक था आज का, है ना, सोच रहे हो ना, ये तब नंबर भी यहीं से ही बनेंगे तुम लोगों के। आज कितनी देर चली थी फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। हैं, बोलो भाई। मैम हाँ हाँ बोलो, मैम सुन लो। लास्ट में स्नेहा मैम आ गई थी तो 20 मिनट्स ओवर हो गए थे। ओवर हो गए थे मतलब कितनी देर, 1 घंटा लगी थी मतलब क्लास या उससे भी कम? 6:20 तक हुई। अच्छा, 6:20 तक हुई थी क्लास। यस मैम। चलो क्वेश्चन करो फिर। चेतना बताएगी, चेतना पहले का आंसर बताओ, सेकंड का पलक बताएगी, थर्ड का शगुन, फोर्थ का मुस्कान कुमारी। ठीक है, याद रखना सीरियल में। बताओ चेतना, कौन सा नहीं है इसमें, मेटल कार्बन बॉन्ड किसमें नहीं है? मैम ए में। शाबाश, क्लैपिंग हो जानी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, नींद नींद आ रही है तुम लोगों को, फिर भी सही आंसर बताया है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, सेकंड नंबर किसका था, किसका था, पलक का। पलक बताओ, इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड नहीं है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड?
पलक नहीं बताएगी तो मुस्कान पे आते हैं। मैम ऑप्शन डी। यस, ये सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बाकी सारे 5 बॉन्डेड है। शगुन, आर यू रेडी? चलो शगुन, ये वाला बताओ। हाँ, क्लैपिंग बजनी चाहिए, मुस्कान ने भी बिल्कुल सही बताया था। बताओ भाई, शेप क्या होगी इसकी? अरे बोल बो, कुछ तो बोल बो भाई। जिसको आ रहा है वो हैंड रेज तो कर लो भाई, तुम लोग तो जम्मा ही चुप हो गए हो। पलक आप बताओ। मैम स्क्वायर प्लेनर। नहीं बेटा, स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा? 5 है ना, टीबीपी क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है ना, भूल गए? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, DSP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, ये वाला बताओ, कौन सा एंटी कैंसर एजेंट यूज होगा? जल्दी जल्दी, हुस्नवाज बता बेटा। वेरी गुड, हुस्नवाज को पता था, उसकी बारी आ रही है। इतनी जल्दी आंसर दिया लड़के ने। ठीक है, चलो खत्म। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने 80 to 90% PYQs करा दिए, एक बार नजर मार लेना तुम लोग, फिर भी कुछ बच गया हो तो कर लेना उसको, 3-4 रह गए होंगे। एक और असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट नंबर 8, ठीक है, उसको करना, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड अपन वेंसडे से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी होगी, क्या करेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, इमेजिनेशन वहां पे इमेजिन करवाऊंगी आपको, मॉडल से समझाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को, ठीक है।